नाजरीन कोशर खबरनामा हेत बह गौहर कुछ तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबर तफसील सान। दिल्ली हिंदन सरहदन पे पतमो 77 दहो पे मरकजी सरकारस खिलाफ जमींदारन हुंद एहतजाज जारी तो मरकजी सरकार तरफ एहतजाज खत्म करनस हवाल कहिया कदम तुलन आय येल जन सरकार तो एहतजाजी किसान लीडरन दरमियान मुलाकात सपुद तत जमींदारों तरफ वन आमुत योताम बनावन आमुत जरी कानून वापस यी निन तो ताम रोज किसानन हुंद एहतजाज जारी। एहतजाजी किसानन हुंद वन किसान सरकार सत कत बात करने खतर तैयार तो किसानन हिज मांग 3 जरी कानून रद्द करने अलाव MSPs पे कानून बनाउन यछन। यपर सरकार को वन हुकूमत कानूनस मज तरमीम करने बापत तैयार ताहम हेकि न कानून रद्द गछित। नाजरीन वनकस लोकसभा मज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खुताब करन तम क्या वन वलो वुछो। ये मेरा मत है। इस चर्चा के अंदर करीब करीब सभी माननीय सदस्यों ने कोरोना की चर्चा की है। हमारे लिए संतोष का विषय है, गर्व का विषय है कि कोरोना के कारण कितनी बड़ी मुसीबत आएगी। ये जो दुनिया में अनुमान लगाए गए थे, बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट ने अनुमान लगाए थे। भारत में भी एक भय का वातावरण पैदा करने के लिए भरसक प्रयास भी हुए थे और एक अननोन एनिमी था, तो विश्वास से कोई कुछ नहीं कह सकता था, विश्वास से कुछ कोई कर भी नहीं सकता था। एक ऐसे अननोन एनिमी के खिलाफ लड़ना था और इतना बड़ा देश, इतना थिकली पॉपुलेटेड देश, इतनी कम व्यवस्थाओं वाला देश, दुनिया को शक होना बड़ा स्वाभाविक भी था, क्योंकि विश्व के बड़े बड़े देश कोरोना के सामने घुटने टेक चुके थे। तब भारत कैसे टिक पाएगा? और भारत एक बार हालत खराब हो गई तो विश्व को कोई नहीं बचा पाएगा, ये समीकरण भी लोग लगा रहे थे। ऐसे में ये 130 करोड़ देशवासियों की डिसिप्लिन, उनका समर्पण, इसने आज हमें बचा के रखा है। क्रेडिट गोज टू 130 करोड़ हिंदुस्तानी और इसका गौरव गान हमें करना चाहिए। भारत की पहचान बनाने के लिए यह भी एक अवसर है। हम अपने आप को कोसते रह करके कहें दुनिया हमें स्वीकार करे, ये कभी संभव नहीं होता है। हम घर में बैठकर अपनी कमियों के साथ जूझेंगे, कमियों को ठीक करने का प्रयास करेंगे, लेकिन विश्वास के साथ विश्व के सामने जाने का तजुर्बा भी रखेंगे, तब जाकर के दुनिया हमें स्वीकार करे। अगर आप अपने बच्चों को घर में नहीं स्वीकार करते हो और चाहोगे मोहल्ले में बच्चा स्वीकार करे, कोई स्वीकार करे, कोई स्वीकार नहीं करता है। दुनिया का नियम है और इसलिए हमें इस बात को करना चाहिए। श्रीमान मनीष तिवारी जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा भाई भगवान की कृपा है तो कोरोना में हम बच गए। मैं इस बात से जरूर कुछ कहना चाहूंगा। ये भगवान की ही कृपा है जिसके कारण दुनिया इतनी बड़ी हिल गई, हम बच गए। भगवान की क्योंकि वो डॉक्टर्स, वो नर्स भगवान का रूप बन के आए थे। क्योंकि वो डॉक्टर, वो नर्स अपने छोटे छोटे बच्चों को शाम को घर लौटूंगा कह करके जाते थे। 15-15 दिन तक लौट नहीं सकते थे, वो भगवान का रूप लेकर के आए थे। हम कोरोना से जीत पाए क्योंकि ये हमारे सफाई कर्मचारी, मौत और जिंदगी का खेल उनके लिए भी था, लेकिन जिस मरीज के पास कोई नहीं जा सकता था, मेरा सफाई कर्मचारी वहां जाकर के उसको साफ सुथरा रखने का प्रयास करता था। भगवान का रूप ये सफाई कामदार के रूप में आया था।
कोई एम्बुलेंस चलाने वाला ड्राइवर पढ़ा लिखा नहीं था, उसे पता था मैं जिसको लेके जा रहा हूं वो कोरोना पॉजिटिव है। वो एम्बुलेंस का ड्राइवर भगवान के रूप में आया था हजारों हिंदू, और इसलिए भगवान का रूप ही था जिसने हमें बचाया है। लेकिन भगवान अलग अलग रूप में आया था, और जितनी हम उनकी प्रशंसा करेंगे, जितना हम गौरवगान करेंगे, देश की सफलता का जितना गौरवगान करेंगे, हमारे भीतर भी एक नई ताकत पैदा होगी। कई कारणों से जिन लोगों के भीतर निराशा फैल चुकी है, उनको भी मैं कहता हूं कि कुछ पल के लिए 130 करोड़ देशवासियों इस पराक्रम को याद कीजिए, आपके अंदर भी ऊर्जा आ जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, इस कोरोना काल एक ऐसा कसौटी का काल था जिसमें सच्ची कसौटी तब होती थी जब संकट होता है। सामान्य स्थिति में बहुत जल्दी ध्यान में नहीं आता है। दुनिया, बड़े बड़े देश, कोरोना में जो हुआ वो तो है, लेकिन उन्होंने हर एक ने तय किया कि वे अपने नागरिकों को सीधे पैसे पहुंचाएंगे ताकि इस संकट की घड़ी में उनके नागरिकों को मदद मिले। आपको जानकर के ताज्जुब होगा, दुनिया के बहुत सारे देश उस कोरोना, लॉकडाउन, कर्फ्यू, आशंका, इस वातावरण के कारण चाहते हुए भी खजाने में पाउंड और डॉलर के ढेर होने के बावजूद भी अपने नागरिकों तक नहीं पहुंचा पाए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ऐवानस मज आलमी वबा कोरोना वायरस हवाले वन जुस मुल्कस मज कोरोना वायरस सत पेश आव तो यम पत आम लुको सत यम सात तिबी अमलन तो दोयम नीम तिबी अमल सद तरफ यम कोशिश आय कर तम सरान काबिल तारीफ तो अत मं प्रेत कंस अकिस पन जिम्मेदारी निभाव। ऐवानस नेबरि कन कोर आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तो जस्टिस हसनैन मसूदिन एहतजाज या दौरान तमो मरकजी सरकार सत जम्मू कश्मीर इंतजामिया अपील कर होखर श्रीनगरस मज एनकाउंटर पेश आमुत तथ गुन तहकीकात कर तथ मज मार सपदमित नौजवान सज लाश गन तिहंदन गरकन इन हवाले कर। और वो फिर ये बता देते हैं कि ठीक साहब, you are right, we are going to take action. Why is civil police not taking action? हम तो कहते हैं भाई इंक्वायरी करो, इंडिपेंडेंट, जो आपकी मर्जी है करिए। You return their bodies and return their bodies so that people can bury them. Right to a decent burial is a fundamental right. में हुआ है, इसमें ये 3 बच्चे मारे गए। हमारी अपील ये है कि साहब ये आतंकवादी नहीं थे और इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कीजिए, और इंडिपेंडेंट इंक्वायरी में ये साबित हो जाएगा आपको कि ये गलती से मारे गए। जैसे फ़ौज ने मान लिया कि वो गलती हो गई थी और उनने एक्शन लिया है। में हुआ है, इसमें ये 3 बच्चे मारे गए, जिसके लिए हम फ़ौज के बहुत ही आभारी हैं कि उनने बहुत अच्छा काम किया। हम चाहते हैं कि इसी तरह पुलिस का नाम भी जो इस वक्त बदनाम हो रहा है उसको भी क्लियर किया जाए, और उससे एक नया जो खुशी का माहौल है वो पैदा हो जाएगा। और हमारी कोई और गुजारिश नहीं है। इसी तरह पुलवामा में भी हुआ था, उसकी तरफ भी इनको तवज्जो देनी चाहिए और बॉडीज़ वापस कर दें कि ये इस्लामी तरीके से उनको दफन कर सकें अपने अपने कब्रिस्तान में। नाज़रीन, नरेंद्र मोदी, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ऐवानस मज वनकस खिताब कर, तम क्या वन वलो वुचो कि भारत जैसे अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए, बाहर लाने के लिए हमने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने पड़ेंगे। और आपने देखा होगा, डे 1 से अनेक विधि से रिफॉर्म के कदम हमने उठाए, और इसका परिणाम है आज ट्रैक्टर हो, गाड़ियां हो, उसका रिकॉर्ड सेल हो रहा है। आज जीएसटी का कलेक्शन एवर हाईएस्ट हुआ है। ये सारे आंकड़े
हमारी अर्थव्यवस्था में जोश भर रही है। ये दिखाई दे रहा है कि नए जोश के साथ भारत की अर्थव्यवस्था उभर रही है, ये हम दिखता है। और दुनिया के जो लोग हैं उन्होंने ये अनुमान भी लगाया है कि करीब करीब 2 डिजिट वाला ग्रोथ अवश्य होगा। 2 डिजिटल ग्रोथ की संभावनाएं सभी पंडितों ने कही है और मुझे विश्वास है कि इसके कारण इस संकट के काल से भी, मुसीबतों के बीच से भी देशवासियों की अपेक्षा के अनुसार देश प्रगति करेगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस कोरोना काल में 3 कृषि कानून भी लाए गए। ये कृषि सुधार का सिलसिला बहुत ही आवश्यक है, महत्वपूर्ण है और वर्षों से जो हमारा कृषि क्षेत्र चुनौतियां महसूस कर रहा है उसको बाहर लाने के लिए हमने निरंतर प्रयास करना ही होगा और उस करने की दिशा में हमने एक ईमानदारी से प्रयास किया है। जो भावी चुनौतियां, जिसको कई विद्वानों ने कहा हुआ है, कोई मेरे शब्द नहीं है, कृषि क्षेत्र की इन भावी चुनौतियों को हमने अभी से डील करना पड़ेगा और उसको करने की दिशा हमने प्रयास किया है। मैं एक देख रहा था कि यहां पर जो चर्चा हुई और विशेष करके हमारे जो कांग्रेस के साथियों ने चर्चा की, मैं ये तो देख रहा था कि वो इस कानून के कलर पर तो बहुत बहस कर रहे थे। ब्लैक है कि व्हाइट है, ब्लैक है कि व्हाइट है। अच्छा होता उसके कंटेंट पर चर्चा करते, अच्छा होता उसके इंटेंट पर चर्चा करते, ताकि देश के किसानों को भी सही चीज पहुंच सकती थी। और मुझे विश्वास है, दादा ने भी भाषण किया और मुझे लगता है कि दादा तो बहुत अभ्यास करके आए होंगे, बहुत अच्छी बात बताएंगे, लेकिन वो ज्यादातर प्रधानमंत्री और उनके साथी बंगाल में यात्रा क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, उसी में लगे रहे। तो दादा के ज्ञान से हम इस बार वंचित रह गए। खैर, चुनाव के बाद अगर आपके पास मौका होगा तो आपका तरफ से जो इनोग्रेशन किया है वो भी बंगाल को लेके only concentrated on कृषि, that was the inaugural speech of the president. I request you to go to the address and I hope that you should follow that and tell her this is not the system. ये कितना महत्वपूर्ण प्रदेश है, इसीलिए तो हम कर रहे हैं। हाँ, आप लोगों ने इसको इतना पीछे छोड़ दिया, हम तो इसको प्रमुखता देना चाहते हैं। हम एक बात समझें, जहां तक आंदोलन का सवाल है, दिल्ली के बाहर हमारे जो किसान भाई बहन बैठे हैं, जो भी गलत धारणाएं बनाई गई, जो अफवाहें फैला गई, उसके शिकार हुए हैं। लेकिन मेरा पूरा भाषण बोलने के बाद सब कीजिए, आपको मौका मिला था। आप तो ऐसे शब्द उनके लिए बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते, हम नहीं बोल सकते हैं। श्रीमान किसान हमारे कैलाश चौधरी जी ने और हमारे ये समय बोलते ही रहेंगे क्या? अन्य मान्य, आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया था, आपने पूरी बात कही, उस समय किसी ने टोका टोकी नहीं की। प्लीज प्लीज आप मत। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय अधीर रंजन जी, प्लीज प्लीज। माननीय अधीर रंजन जी, प्लीज 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 प्लीज। देखिए, मैं कितनी सेवा करता हूं आपकी। आपको जहां रजिस्टर करवाना था हो गया।
माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, आंदोलन कर रहे सभी किसान साथियों की भावनाओं का ये सदन भी और ये सरकार भी आदर करती हैं, आदर करती रहेगी। और इसीलिए सरकार के वरिष्ठ मंत्री जब ये आंदोलन पंजाब में था तब भी और बाद में भी लगातार उनसे वार्ता कर रहे हैं, किसानों के प्रति सम्मान भाव के साथ कर रहे हैं, आदर भाव के साथ कर रहे हैं। और इसलिए आपने 30 मिनट, एक मिनट, आपका कोई रिपोर्ट में जरा बैठिए। मंत्री जी आप बैठिए, मंत्री जी प्लीज, मंत्री जी। अधीर बाबू कुछ कहना है तो और मैं अध्यक्ष जी, बीच बीच में जरूरी होता है सब। लगातार बातचीत होती रही है और जब पंजाब में आंदोलन चल रहा था उस समय भी हुई है, दिल्ली आने के बाद हुई ऐसा नहीं है। बातचीत में किसानों की शंकाएं क्या है वो ढूंढने का भी भरपूर प्रयास किया गया। उनसे लगातार कहा गया कि भाई अपन एक एक मुद्दे पर चर्चा करें, और नरेंद्र सिंह जी तोमर ने इस विषय में विस्तार से बताया भी है राज्यसभा में, तो क्लोज बाय क्लोज चर्चा करने के लिए भी कहा। और हम मानते हैं कि अगर इसमें कोई कमी हो और सचमुच में किसान का नुकसान करते उसमें बदल करने में क्या जाता है जी। ये देश देशवासियों के लिए है, अगर कोई निर्णय करते हैं तो किसानों के लिए है। लेकिन हम इंतजार करते हैं, अभी भी हम इंतजार करते हैं कि वो अगर कोई चीज स्पेसिफिक बताते हैं और अगर वो कन्विंसिंग है तो हमें कोई संकोच नहीं है। और इसलिए हम जब शुरू में जब वो पंजाब में थे, आपने अपनी बात कह चुके हैं। एक मिनट बोल दिया ना, नहीं ऐसा ठीक नहीं है। आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर मैंने दिया था, किसी ने टोका टोकी नहीं की थी। नहीं माननीय सुरेश जी प्लीज बैठिए, प्लीज। नो, ये तरीका नहीं है, नहीं, नो। चलिए ये क्रेडिट भी आपने मुझे दे दी। मिस्टर बालू प्लीज, प्लीज। नो, नो, प्लीज आप बैठिए। आपको किसने कहा? टीआर बालू जी प्लीज, प्लीज प्लीज प्लीज, आपको मैं पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर देता हूं। प्लीज प्लीज सिट डाउन। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका कोई नोट नहीं हो रहा। माननीय प्रधानमंत्री, ये ऑर्डिनेंस के द्वारा ये तीनों कानून लागू किए गए थे, बाद में पार्लियामेंट में भी पारित हुए। कानून लागू होने के बाद न देश में कोई मंडी बंद हुई है, कानून लागू होने के बाद न कहीं एमएसपी बंद हुआ है। ये सच्चाई है जिसको हम छुपा करके बातें करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। इतना ही नहीं, एमएसपी की खरीदी भी बढ़ी है और ये कानून नए बनने के बाद बढ़ी है। और इसलिए
बैठिए, आसन पे बैठिए। माननीय सदस्यगण, मैंने इस विषय पर आपको सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दिया था। जब कोई भी प्रतिपक्ष का माननीय नेता या सदस्य बोलता था तो मैंने सभी से कहा कि सब बात ध्यान से सुने, किसी को टोका टोकी नहीं करे। और रात्रि को 1 बजे तक, जब तक सदन में अंतिम वक्ता था, मैंने पर्याप्त समय दिया है। मेरा आपसे आग्रह है, माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी बात कह रहे हैं, आपने अपनी बात कह चुके हैं, उनका जवाब माननीय प्रधानमंत्री दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा अपनी बात। प्रधानमंत्री, माननीय अध्यक्ष जी, ये हो हल्ला, ये आवाज, ये रुकावटें डालने का प्रयास एक सोची समझी रणनीति के तहत है। और सोची समझी रणनीति ये है कि जो झूठ फैलाया है, जो अफवाहें फैलाई हैं, उसका पर्दाफाश हो जाएगा, सत्य वहां पहुंच जाएगा तो उनका टिकना भारी हो जाएगा। और इसलिए हो हल्ला करते रहो, जैसा बाहर करते हैं वैसा अंदर भी करते रहो, यही खेल चलता रहा है। लेकिन इससे कभी भी आप लोगों का विश्वास नहीं जीत पाओगे, मान के चलो। माननीय अध्यक्ष जी, ऑर्डिनेंस के बाद और पार्लियामेंट में कानून बनने के बाद किसी भी किसान से मैं पूछना चाहता हूं कि पहले जो हक उनके पास थे, जो व्यवस्थाएं उनके पास थी, उसमें से कुछ भी इस नए कानून ने छीन लिया है क्या? इसकी चर्चा, उसका जवाब कोई देता नहीं है। सब कुछ वैसा का वैसा वो है, पुराना। क्या हुआ है? एक अतिरिक्त विकल्प व्यवस्था मिली है, वो भी क्या कंपलसरी है? किसी कानून का विरोध तो तब मायना रखता है कि जब वो कंपलसरी हो। ये तो ऑप्शनल है। आपको मर्जी पड़े यहां जाना है जाइए, आपको मर्जी पड़े वहां नहीं जाना है वहां जाइए, जहां ज्यादा फायदा हो वहां किसान चला जाए, ये व्यवस्था की गई है। और इसलिए प्लीज अधीर रंजन जी, अब ज्यादा हो रहा है। अधीर रंजन जी प्लीज, अब ज्यादा हो रहा है, अब ज्यादा हो रहा है। मैं आपका रिस्पेक्ट करने वाला इंसान हूं और मैंने पहले कह दिया, आपने जितना किया, जहां रजिस्टर होना हो गया। और बंगाल में भी टीएमसी से ज्यादा पब्लिसिटी आपको मिल जाएगी। बाबा क्यों इतना? हाँ दादा, देखो मैं बता दिया, चिंता मत करो, मैंने बता दिया। अधीर रंजन जी प्लीज, अधीर रंजन जी, अच्छा नहीं लगता है। मैं इतना आदर करता हूं, आप आज ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप ऐसा क्यों नहीं करते? अरे भाई, हद से ज्यादा क्यों कर रहे हो आप? प्लीज अधीर रंजन जी, प्लीज। माननीय सदस्य दादा, प्लीज। ये नए कानून अध्यक्ष जी किसी भी के लिए बंधन करता नहीं है। ऐसे कानून है, उनके लिए ऑप्शन है, और जहां ऑप्शन है वहां विरोध के लिए कोई कारण ही नहीं बनता। हाँ, ऐसा कोई कानून जो ऐसे थोप दिया हो, उसके लिए विरोध का कारण बनता है। और इसलिए मैं कहता हूं लोगों को, और मैं देख रहा हूं आंदोलन का एक नया तरीका है। क्या तरीका है? आंदोलनकारी जो होते हैं वो ऐसे तरीके नहीं अपनाते। आंदोलन जीवी होते हैं वो ऐसे तरीके अपनाते हैं, और वो कहते हैं ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अरे भाई, जो कुछ हुआ ही नहीं, जो होना नहीं है, उसका भय पैदा कर करके, और पिछले कई सालों से लगातार सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ जाए, कोई निर्णय नहीं हुआ है, और एकदम से तूफान खड़ा कर दिया जाए, आग लगा दी जाए देश में। ये जो तौर तरीके हैं, उन तौर तरीके जो भी लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जो भी अहिंसा में विश्वास करते हैं, उन सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। ये सरकार की चिंता का नहीं, देश की चिंता का विषय होना चाहिए। इस प्लीज, बाद में समय मिलेगा आपको।
नो माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, प्लीज, ये तरीका ठीक नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, आप समझ, पुरानी मंडियों पर भी कोई पाबंदी नहीं है। इतना ही नहीं, इस बजट में इन मंडियों को आधुनिक बनाने के लिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए और बजट की व्यवस्था की गई है। और उस बजट के माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी, ये जो हमारे निर्णय हैं वो सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की भावना के साथ लिए गए हैं। आप माननीय नेता हैं, अध्यक्ष जी, आप ऐसा क्या करते हैं? आप सीनियर व्यक्ति हैं, प्लीज प्लीज बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन के साथी भली भांति इस बात को समझते हैं, लेकिन कांग्रेस और कुछ दलों ने बड़े जोर शोर से बातें अपनी कही, लेकिन जिन बातों को लेकर के उनको कहना चाहिए कि भाई ये नहीं, ये अपेक्षा ये होती है कि उन्होंने इतना स्टडी करके आना है। इतना ही नहीं, जो लोग ये कहते हैं, हाँ, मैं हैरान हूं, पहली बार एक नया तर्क आया इस सदन में कि भाई हमने मांगा नहीं था तो दिया क्यों? हमने मांगा नहीं तो दिया क्यों? पहली बात है कि लेना न लेना आपकी मर्जी है, किसी ने किसी के गले मड़ा नहीं है, ऑप्शनल है, एक व्यवस्था है। और देश बहुत बड़ा है, हिंदुस्तान के कुछ कोनों में इसका लाभ होगा, हो सकता है किसी एक आध कोने में न भी हो, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। और इसलिए मांगा और दिए का मतलब नहीं होता है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं, इस देश में माननीय अध्यक्ष जी, दहेज का कानून, दहेज के खिलाफ कानून बने, ये इस देश में कभी किसी ने मांग नहीं की थी, फिर भी देश की प्रगति के लिए कानून बना था। माननीय अध्यक्ष जी, ट्रिपल तलाक, इसके खिलाफ कानून बने, ये किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक है, इसलिए कानून हमने बनाए हैं। हमारे यहां बाल विवाह पर रोक, किसी ने मांग नहीं की थी कानून बनाओ, फिर भी कानून बने थे, क्योंकि प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक होता है। शादी की उम्र बढ़ाने के निर्णय किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन प्रगतिशील विचार के साथ वो निर्णय बदलने पड़ते हैं। बेटियों को संपत्ति में अधिकार किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन एक प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक होता है, तब जाकर के कानून बनाया जाता है। शिक्षा को अधिकार देने की बात किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन समाज के लिए आवश्यक होता है, बदलाव के लिए आवश्यक होता है, तो कानून बनते हैं। क्या कभी भी इतने सुधार हुए, सब बदलते हुए समाज ने इसको स्वीकार किया कि नहीं किया, ये दुनिया पूरी तरह जानती है। माननीय अध्यक्ष जी, आप जानते हैं उन्होंने पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया है बोलने का, ये तरीका ठीक नहीं है आपका। ठीक, आप बोल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमें मानते थे कि हिंदुस्तान की बहुत पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, जिसने करीब करीब 6 दशक तक इस देश में एक चक्री शासन किया, ये पार्टी का ये हाल हो गया है कि पार्टी का राज्यसभा का तबका एक तरफ चलता है और पार्टी का लोकसभा का तबका दूसरी तरफ चलता है। ऐसी डिवाइडेड पार्टी, ऐसी कंफ्यूज पार्टी न खुद का भला कर सकती है
न देश की समस्याओं के समाधान के लिए कुछ सोच सकती है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। कांग्रेस पार्टी राज्यसभा में भी है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा में बैठे हैं, लेकिन वो एक बहुत आनंद और उमंग के साथ वाद विवाद करते हैं, विस्तार से चर्चा करते हैं, अपनी बात रखते हैं। और यही कांग्रेस पार्टी का दूसरा तबका अब समय तय करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, ईपीएफ पेंशन योजना हमें मालूम है कभी